Assalamualaikum and good afternoon to everybody. My name is Prisma Shafi and today I am here on behalf of ENY Trainings for telling you about advanced photography. I am doing my journalism bachelor's from FC College and journalism में आपको पता है कि उसमें photography भी आ जाती है, film making भी आ जाती है, editions भी आ जाती हैं, तो I am studying all that. On the basis of which 1 year हो गया है मुझे. I am doing my photography. I have a photography page. Plus I take appointments, paid appointments and unpaid appointments as well. सबसे पहले आज मैं आपको 7 चीज़ें बताऊंगी जो फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहली चीज़ है द इंट्रोडक्शन टू एडवांस्ड फोटोग्राफी. इंट्रोडक्शन के फोटोग्राफी का मतलब क्या है, फोटोग्राफी क्यों होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है. देन आई टेल यू अबाउट कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ये मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एडवांस क्यों हो गया है पुराने ज़माने के लिहाज से अब तक देखा जाए तो इसके अंदर इतनी एडवांसमेंट्स किस तरह आई हैं और क्यों आई हैं, और इज़ इट अ स्ट्रॉन्ग मीडियम और नॉट. थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगी द टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी. फोटोग्राफी की टाइप्स किस तरह होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं और किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं अपने इंटरेस्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए. फोर्थ चीज़ है कि आपको मैं लेंस के बारे में बताऊंगी, अबाउट द कैमरा, अबाउट द लेंस एंड जो हमारे पास 3 किंग पिलर्स होते हैं फोटोग्राफी के, वो है शटर, अपरेटस और हमारे पास iOS. उसके बारे में आपको बताऊंगी. आई डू हैव द कैमरा राइट नाउ विद मी. मैं आप लोग के अंदर कैमरा सर्कुलेट भी कर दूंगी सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना. स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी. व्हाट इज़ फोटोग्राफी. सब कहते हैं हमारी फ़ोटोज़, हमारी पिक्चर्स, हमारी पिक्स, हमारी स्नैप्स होंगी, ये सिर्फ एक फ़ोटोग्राफी है. तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट फोटोग्राफी इज़. फोटो एंड ग्राफी आर द मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स. फोटो इज़ अ ग्रीक वर्ड, FOTO फोटो, वो नहीं जो हम लिखते हैं PHOTO फोटो, लेकिन FOTO ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इमेजिनेशन, विजन का मतलब होता है इसका. और जो ग्राफी है दैट इज़ ड्राइंग. किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना, बड़ा करना इज़ ग्राफी. तो फोटोग्राफी व्हेन कम्स टुगेदर एंड फोटो ऑल्सो मीन्स लाइट. जैसे हम पढ़ते हैं साइंस में फोटोसिंथेसिस दैट इज़ डन विद लाइट, सो वी कैन रिलेट इट विद दैट कि फोटोग्राफी ऑल टुगेदर इज़ thing that we are capturing through our eyes, through the camera, any kind of camera जो मोबाइल में मौजूद होता है, जो दूसरा कैमरा होता है, जो DSLRs और SLRs होते हैं हमारे पास, this is called as photography. फोटोग्राफी की अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो फोटोग्राफी पहले कंसिडर नहीं होती थी. लोग पीपल यूज टू पेंट, पीपल यूज टू ड्रॉ, पीपल यूज टू कार्व. लोग जिस तरह आप अभी भी अपने इस ज़माने में देख सकते हैं कि अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे लोगों ने शार्प चीज़ों से, नाइफ से चीज़ों को वॉल्स के अंदर कार्व किया हुआ है. दिस वॉज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, दिस वॉज द वे ऑफ टेलिंग पीपल कि आप लोगों को किस तरह उन्होंने चीज़ को देखा और किस तरह पूरी जंगों की दास्तान उन्होंने अपनी वॉल्स के ऊपर कार्व की हुई है. इसलिए की हुई है क्योंकि वो बताना चाहते थे. देयर वॉज नो एज सच कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोग्राफी. कैमराज तो उस टाइम पे कंसिडर हम कर ही नहीं सकते थे. 18th सेंचुरी के अंदर हमारे अपने जो मुस्लिम थे साइंटिस्ट और स्कॉलर थे, हसन बिन अली, उन्होंने मैन्युफैक्चर बनाई थी सबसे पहले डार्क रूम की. उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, उन्होंने मशीनरी तो थी उसको मेडअप किया था फॉर द फोटोग्राफी. उसके अंदर वो बहुत एक पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ होता था जिसके अंदर लोग बहुत इम्प्रेस होते थे उस चीज़ से क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मशीन थी. अबाउट इतनी बड़ी थी कि आप इस रूम को कंसिडर कर सकते हैं, इतनी बड़ी रूम थी. उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे जो उन्होंने बनाए. वो साइंटिस्ट भी थे और एक्सप्लोरर भी थे. तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जब हम एक चीज़ को देख सकते हैं उसको हम दूसरे इंसान को सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अपनी आँख से उसको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारा ह्यूमन सिस्टम इस तरह ही चलता है. तो उन्होंने वो उस चीज़ को बनाया, उसको इन्वेंट किया. हमारे वो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं और एक्सप्लोरर भी हैं. उन्होंने बनाया और उन्होंने बताया कि दिस इज़ फोटोग्राफी. अगर आप एक चीज़ को देख रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको आप दूसरों को भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं बाय दैट मशीन.
जब वो इतने रूम जितनी बड़ी थी, टाइम के साथ साथ उसमें एडवांसमेंट्स आती गई, उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स आए जिन्होंने उस चीज़ को छोटा करके एक फ़ोन की फॉर्म में हमारे पास दे दिया। इस ज़माने में हम आ चुके कि कैमरा की सिर्फ स्पेस ये है, ये हमारे पास कैमरा है जिसमें से हम लोग बहुत सारी पिक्चर्स दे सकते हैं, अपनी पिक्चर्स दूसरों को दिखा सकते हैं, हम अपना नज़रिया दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल कैमरा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दैट आपने सुना होगा, इट्स अ वेरी फेमस कोट विच इज सेड, द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द होल्डर, कि जो इंसान की आंखों में खूबसूरती होती है वो दूसरे को दिखाने के लिए, अगर कोई भी इंसान है, अगर मैं हूँ, आप है, कोई भी है, अगर मैं इस चेयर को देख रही हूँ, किसी को ये चेयर बहुत खूबसूरत लगेगी, किसी को ये चेयर बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ लगेगी, एक ब्लू है, कुशन पड़े हुए हैं, इसमें क्या स्पेशल बात है, लेकिन द पर्सन हु इज ऑब्जर्वेंट, द पर्सन हु इज very intellectual, who thinks artistically, will think that this chair is a very creative thing, क्योंकि chairs का concept भी पहले बहुत एक वेग सा था, there was not a proper concept of chair, लेकिन इस चीज़ को देखते देखते लोगों के comfort level के हिसाब से इस chair को बनाया गया, enhancements की गई, इसमें advancements की गई, फिर ये एक form में आई। तो the beauty lies in the eyes of the beholder, किसी को भी ये LCD भी बहुत beautiful लग सकती है, लेकिन बहुत सारे मुल्क इस तरह के यहाँ पे इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। वी आर एडवांस्ड कंट्री, हमारे पास ये चीज़ें हैं, लेकिन किसी को अपनी चीज़ दिखाने के लिए और उसकी ब्यूटी समझाने के लिए हम उसकी पिक्चर्स देते हैं, उसकी स्नैप्स लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स, इवन ड्राइंग्स आर कंसिडर्ड, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोग्राफी, तो विल कंसिडर फोटोग्राफी। विल कम टूवर्ड्स द नेचर में हम जिस तरह ट्रीज की पिक्चर्स लेते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है, कभी बारिश हो रही होती है, तो वी टेक पिक्चर्स और हम अपलोड करते हैं अपने स्टेटस पे, चीज़ों पे। दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ टेलिंग पीपल कि वी लाइक दिस थिंग एंड वी आर शोइंग यू दैट दिस इज ब्यूटिफुल फॉर अस एंड दिस शुड बी ब्यूटिफुल फॉर यू एज वेल। लोगों के लिए चाहे वो नहीं हो, लेकिन यू आर टेलिंग दिस इज माई एक्सपोजर दैट आई एम डूइंग विद माई कैमरा, विद माई आईज। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी द बेसिक्स जो है हमारे पास फोटोग्राफी में क्या आ जाती हैं। एडवांस फोटोग्राफी के अंदर जो बेसिक्स हमारे पास आती हैं, सबसे पहले एक पैटर्न है। अब आप सोचेंगे कि पैटर्न क्या है, जो इन्होंने स्वेटर पहना हुआ है, स्वेटर का एक पैटर्न है, उसके ऊपर निटिंग हुई है, दिस इज अ पैटर्न। आपने जो शर्ट पहनी हुई है उसके ऊपर एक येलो पैटर्न है, दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न। ये फ्लोर देख रहे हैं आप, तो मार्बल इज अ पैटर्न। हर चीज का पैटर्न होता है, मतलब अगर ये वॉल है तो बिल्कुल ये स्मूथ है, दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न। कोई चीज जैसे आप सड़क पे जाएंगे तो दैट इज ऑल फिल्ड विद ऑल स्टोन्स एंड मड एंड सैंड, दैट इज अ पैटर्न ऑफ द रोड। तो फोटोग्राफी के अंदर हर चीज का पैटर्न है, हर चीज की एक स्पेसिफिक जो है टेक्निक होती है जिसकी वजह से उसको पैटर्नाइज किया जाता है और उसको अपने कैमरा के अंदर कैप्चर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब सीनरी होती है, कोई भी सीनरी होती है, अब मैं अगर आपको दिखा सकती हूँ कि दिस इज द LCD और ये एक माउंटेन का पैटर्न है, तो माउंटेन का पैटर्न बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, वो ऊपर नीचे होता है, कहीं से ज्यादा होता है, कहीं से कम होता है, तो दिस इज अ पैटर्न। तो इस पैटर्न को कैप्चर कितनी खूबसूरती से फोटोग्राफर ने किया है कि वो जाहिरी तौर पर हम लोगों को नजर नहीं आ रहा, बट इट्स अ माउंटेन। तो हर चीज को कैप्चर करने के लिए द पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जहन में रखिए कि जब भी आप बेसिक्स पढ़े हो, कि बेसिक्स के अंदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स एट फर्स्ट, विच इज पैटर्न। द सेकेंड थिंग इज सिमेट्री। सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, अब ये एक स्टैंडी खड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि इस स्टैंडी के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड्स पर सिमेट्री बनती है। अब एक चीज स्ट्रेट खड़ी हुई तो आप कह सकते हैं कि ये चीज स्ट्रेट है, अगर ये चीज स्ट्रेट नहीं है तो आप कहेंगे इट्स अनबैलेंस्ड, ये बैलेंस में नहीं है। तो सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी लोग होते हैं टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर्स ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ आर्ट, लेकिन वो एक हमारी डिफरेंट फील्ड आ जाती है। लेकिन उसमें भी एक सिमेट्री होती है, वो लेफ्ट साइड से टिल्टेड होगा, राइट साइड से थोड़ा स्ट्रेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री, जो हमारी फोटोग्राफी में पैटर्न के बाद दूसरे नंबर पे आती है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड हम कह सके हैं टेक्सचर एंड पैटर्न्स आर द सेम थिंग। टेक्सचर कैसा होगा कि किसी फोटो का, किसी टेक्निक का, अब इसका टेक्सचर कलर्स में हमें शो होगा कि इसके कलर्स के अंदर से लाइट है, साइड से ये डार्क है, तो दिस इज ऑल्सो अ टेक्सचर, दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न। फोर्थ थिंग इज पर्सपेक्टिव।
पर्सपेक्टिव हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है. इफ़ यू आर अ पर्सन, इफ आई एम अ पर्सन, मेरा पर्सपेक्टिव किसी चीज़ को देख के बिल्कुल डिफरेंट होगा. मेरा पर्सपेक्टिव इस मोबाइल को देख के ये होगा कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम यहाँ पर बैठ के भी दूसरे लोग आराम से जूम पर या फेसबुक पर लाइव इस चीज़ को देख सकते हैं. अगर कोई और इंसान देखेगा इस कैमरे को, इस स्टैंडी को, तो वो उसका पर्सपेक्टिव कोई और होगा कि कितनी ये स्टाइल से खड़ी हुई है और हाउ मॉडर्न इज दिस. उस सबके पर्सपेक्टिव हर चीज़ को लेके डिफरेंट होते हैं. तो पर्सपेक्टिव इज़ वेरी डिफरेंट. एक सनलाइट है हमारे पास, अगर हम यहाँ इस रूम से बाहर जाएंगे तो सनलाइट होगी जो डायरेक्टली किसी के फेस पे पड़ रही है. एक इंसान का पर्सपेक्टिव ये होगा कि वो उसकी स्किन को खराब कर रहा है या उसकी स्किन के ऊपर बिल्कुल ब्राइटली आ रहा है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. और दूसरे बंदे का यही पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वाह उसकी फोटोग्राफी की जाए तो ये कितना अच्छा लगेगा. तो पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फोटोग्राफी. द फिफ्थ थिंग इज स्पेस. स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और उन्होंने अपने कैमरे को वहाँ फिट किया है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस बन जाए. अगर वो बिल्कुल यहाँ पे खड़ा कर देते हैं अपने स्टैंडी को तो बिल्कुल मेरे फेस के ऊपर फोकस हो जाता और पता नहीं चलता कि क्लास हो रही है और मैं क्या कह रही हूँ, और मे बी मैं भी कॉन्शियस हो जाती कि बिल्कुल मेरे फेस के ऊपर कैमरा पड़ा है. तो स्पेस इज इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ से मैं बैठ के आपके मेरी और आपकी जितनी स्पेस बनती है दैट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर टेकिंग अ पिक्चर. जिस तरह हम कैमरे को, अब मेरे पास कैमरा है और मुझे आपकी पिक्चर लेनी है, इस बेबी की पिक्चर लेनी है, तो मैं इसको यहाँ पर रखूंगी. मैं उसके फेस पे बिल्कुल जाके जितना क्लोज आप बैठी हैं उसके मैं वहां पर जाके नहीं पिक्चर लूंगी, मैं यहाँ से लूंगी. और या मे भी मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँ. तो दिस स्पेस मैटर्स. आपको अगर चीज़ को डिफाइन करना है, चीज़ को एक्सप्लेन करना है, चीज़ को एलैबोरेट करना है, तब भी आप देखेंगे कि स्पेसेस ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट, आपकी स्पेस कितनी इंपॉर्टेंट है. कि कितना जब आप देखते हैं कि ग्रुप फोटोज बनती हैं तो सब कहते हैं कि आप लोग थोड़ा क्लोज हो जाएं और आप लोग थोड़ा सा स्पेस रखें आपस में कि आपकी फ्रेम कंप्लीट हो जाए. जब वो ग्रुप फोटो की फ्रेम आती है तो आप देखते हैं कि लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे से बिल्कुल एक पैटर्न, सिस्टमैटिक डिस्टेंस होता है. दैट व्हाट मैटर्स इन फोटोग्राफी. उसके बाद जी सिक्स थिंग हमारे पास होगी बैलेंस. बैलेंस इज द सेम एज द स्पेस. वी कैन से कि अब एक चीज पड़ी हुई है, दिस स्टैंड इज ओवर हियर एंड इट इज इन बैलेंस्ड फॉर्म. अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो हम कहेंगे कि अनबैलेंस्ड है और इसकी फोटो नहीं अच्छी आ सकती क्योंकि ये बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ. ये LCD है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है. अगर ये थोड़ी सी भी टिल्टेड हो जाए तो इसकी पिक्चर अगर आएगी तो हम कहेंगे ये बहुत अनबैलेंस्ड पिक्चर है. तो बैलेंस हर चीज़ में, फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं आपको वो टेक्निक्स और टिप्स बता रही हूँ जो एडवांस्ड फोटोग्राफी के अंदर बहुत यूज़ होते हैं आजकल. और अगर आप इनको ऑब्जर्व करें और इनको एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेट रिसर्चेस भी करें तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल एज वेल. उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है हमारे पास कलर्स आ जाते हैं. जब तक हमारी फोटोज़ में कलर्स नहीं होंगे, हमारी फोटोज़ के अच्छे कलर्स नहीं होंगे, तब तक कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता. ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ोटो के अंदर कलर्स हों. आपकी फ़ोटोज़ ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती हैं, ऑल वाइट फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक आपकी फ़ोटोज़ के अंदर कलर्स नहीं आता, जिस तरह आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल नॉर्दर्न प्लेसेस पे जा रहे हैं, वहाँ पर जो कलर स्कीमिंग है माउंटेन्स की, पानी की, स्काई की, वो बहुत डिफरेंट है हमारे इलाकों से, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. द कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप कलर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो वो आप देख सकते हैं क्या वो आपके लिए बहुत विब्रेंट कलर्स भी हो सकते हैं, बहुत फीके कलर्स भी हो सकते हैं, बहुत पेस्टल्स में भी जा सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन यू कि कलर की ब्राइटनेस कितनी है, कलर कितना ब्राइट नहीं है. दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अ फोटोग्राफर कि वो चाहकर किस तरह अपनी चीज़ को डिफरेंट कर सकता है दूसरों के मटेरियल से और कितना ज़्यादा रिलेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कलर्स. The second thing that I would be telling you about is that why is this a very strong medium. हम देखते हैं कि फोटोग्राफी के बगैर कोई भी चीज़ इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती. अगर आपको कोई बुक पकड़ा दें, कोई नॉवल पकड़ा दें बड़ा सा 300 पेजेस वाला, जब तक उसके अंदर कोई वो एक डिफरेंट बात है कि जिसको इंटरेस्ट हो पढ़ने का वो पढ़ भी लेते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जिनको जब तक कोई पिक्चर्स नहीं नज़र आती, कोई पैटर्न्स नहीं नज़र आते, कोई इंटरेस्टिंग कलरफुल चीज़ें नहीं नज़र आती, तो वो इस चीज़ को बहुत बोरिंग समझते हैं.
तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप इंटरनेट खोलते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट ब्राइट कलर से कोई एडवर्टीजमेंट्स चल रहे होते हैं, कोई आपकी सर्च चल रही होती है, कोई आपके एड्स, वैसे एड्स चल रहे होते हैं, कोई चीज़ आप सर्च, जैसे आप चलिए फेसबुक ही खोलें, जब आप फेसबुक खोलते हैं वहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपको नजर आते हैं। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फोटोग्राफी। इट इज सेड दैट फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम है। उस मीडियम के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, उस मीडियम को आप सिर्फ विजुअली ऑब्जर्व करके बहुत सारी बातें कह सकते हैं। आई डोंट हैव द पिक्चर राइट नाउ, लेकिन नाइजीरिया के अंदर पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पर एक फोटोग्राफर गया था एंड ही टोल्ड, जी स्टार्ट होगा जी। नाइजीरिया के अंदर एक फोटोग्राफर गया था, वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, देयर इज लॉट ऑफ स्टार्विंग ओवर देयर, पानी की वजह से, खाने की वजह से। तो दैट फोटोग्राफर टुक अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड, वो ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर ली गई थी और दैट चाइल्ड वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन। वो बिल्कुल उसने हाथ में अपने बोल पकड़ा हुआ था जिसके अंदर पानी नहीं था। That picture went viral on internet because people knew that वहाँ की conditions क्या हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप दूसरों को explain कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं without even speaking or uttering a word from your mouth। क्या आप लोगों को बता, सिर्फ लोग देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत तो सारे लोगों की ऑब्जर्वेशनल पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो सिर्फ एक चीज़ को देख कर ही उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं, जिस तरह ये पिक्चर अब एक जस्ट अ स्क्रीन, तो आई कैन टेल यू कि यहाँ पे कैंपिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत वो बता रहे हैं कि बहुत एक सूदिंग सा इफेक्ट है, काम है, पीस है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी मुझे बोलना नहीं पड़ा, सिर्फ उसने अपनी पिक्चर से एक्सप्लेन कर दिया कि दिस प्लेस इज वेरी पीसफुल एंड दिस प्लेस एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड। और उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ सुनने की जरूरत है। उसके बाद है नेशनल ज्योग्राफिक के स्टीव मकरी, जो आपने सुना होगा उनका नाम। नेशनल ज्योग्राफिक एक चैनल है जिसके ऊपर वाइल्ड लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो है प्रोफेशनल लेवल के फोटोग्राफर्स वहाँ पर जाते हैं, प्रॉपर जंगल्स के अंदर और प्रॉपर फॉरेस्ट के अंदर फोटोग्राफी करने के लिए एनिमल्स की। उन्होंने उनकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक फेमस सेइंग है दैट द फोटोग्राफ इज एन अनडाइनेबल पावरफुल मीडियम। ये बहुत अनडिनाइबल है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते और पावरफुल मीडियम है अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो। उसके बाद वो कहते हैं फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स, किसी भी कंस्ट्रेंट से फ्री है, किसी भी कंट्रोवर्सी से फ्री है, और ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के लिए उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। जो देख सकता है वो सिर्फ अपनी आंखों से देख के एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे आपको याद होगा मिस्टर बीन, सबने देखे होंगे, मिस्टर बीन डज नॉट से एनीथिंग, और वो अपनी हरकतों से लोगों को एक्सप्लेन करके, अपना डिस्प्ले करके कॉमेडी बता देते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ द मीडियम, दिस इज द पावर ऑफ वीडियो एंड फोटोग्राफी बोथ। तो वो एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। उसके बाद जो 6 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द एडवांस फोटोग्राफी, जो हमारे आ जाते हैं कि ये पावरफुल मीडियम क्यों है। गिव पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, ये बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे सकता है। इसके ऊपर पूरी जर्नल्स, एक फोटोग्राफी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फेमस फोटोग्राफर्स हैं, उनकी एक पिक्चर के ऊपर पूरे जर्नल्स लॉन्च होते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट द पिक्चर इज सेइंग। ये एक पॉजिटिव मैसेज देता है, लोगों तक पहुंचाता है, वर्ल्ड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक एक चीज़ को पहुंचाने के लिए बहुत ईजी सोर्स है। सेकेंड है एक्सप्लेन्स ब्यूटी। अब हम यहाँ पे जो बैठे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बहुत सारे लोग नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं, बहुत सारे नहीं जा सकते, तो जो वो वहाँ पर जाते हैं, वो पिक्चर्स लेके आते हैं, तो वो एक ब्यूटी को एक्सप्लेन करने का तरीका है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट और एनहांसमेंट हुई हैं और कितनी वहाँ पे नेचर खूबसूरत है। तो वो एक तरीका है फ्रॉम कन्वर्टिंग ब्यूटीफुल प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड एक्सप्लेनिंग इट दैट दिस प्लेस कंसिस्ट्स ऑफ these things and they are beautiful, and to explain what are present in the other part of the world, the other part of the country. थर्ड हमारे पास आ जाती है ह्यूमन नेचर और ह्यूमन
ह्यूमंस और एनिमल्स के रिलेशनशिप को। बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं कि ह्यूमंस के रिलेशन, जिस तरह की शादी की फोटोग्राफी आप देखते हैं तो उसमें दूल्हा दुल्हन साथ खड़े होते हैं, वो एक रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि दिस इज अ लव रिलेशन, दिस इज अ प्योर रिलेशन एंड दिस इज अ मैरिड लाइफ हैज कंटिन्यूड। उसमें भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपको एक इमेज से पता चल जाता है कि दे आर मैरिड, दे आर न्यूली मैरिड एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पिक्चर। आपने बहुत सारी पिक्चर्स एनिमल्स की देखी होंगी, बहुत सारी अभी पिछले दिनों बहुत वायरल हुई थी कि एक बिल्ली थी, वो मर गई थी तो उसका बच्चा उसके पास बैठा हुआ था कि इन द होप कि वो शायद जिंदा हो जाए। दैट पिक्चर वेंट वेरी वायरल। दिस इज द सोर्स ऑफ गिविंग पॉजिटिव मैसेज टू द अदर पर्सन कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। दिस एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन। ये एक चीज है जो सर्कुलेट होती है पूरे ह्यूमंस के अंदर टू enhance and to advance the relationship between the animals to the animals of the nature। हम एनिमल्स हैं नेचर के, और हमारा बिहेवियर जो नेचर लोगों के साथ है, नेचर के साथ है, और जो एनिमल्स के साथ है, इस चीज को एनहांस और एक्सप्लेन करता है। फोर्थ थिंग हमारे पास है आर्टिस्टिक स्टाइल। आप हर इंसान का आर्टिस्टिक स्टाइल डिफरेंट होता है, हर इंसान की मेकअप सेंस डिफरेंट होती है, फैशन सेंस डिफरेंट होती है। कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई, अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, सबने डिफरेंट तरह के कपड़े पहने, तो अपनी मर्जी के हिसाब से आर्टिस्टिक, इसी तरह जिस तरह लोग कपड़े पहनते हैं, जिस तरह मेकअप करते हैं, जिस तरह के कलर्स को पसंद करते हैं, उसी तरह भी उनका फोटोग्राफी भी सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। और लास्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि पर्सनल आर्टिस्ट्री एक्सप्लेन होती है इसके अंदर, जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया कि पर्सनल आर्टिस्ट्री सबकी डिफरेंट होती है, सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, तो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। बहुत सारे लोग हैं जो फोटोग्राफी के प्रोफेशन में आते हैं और जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो फेमस नहीं हो सकते। तो उसकी यही वजह होती है कि कुछ लोगों का टेस्ट और कुछ लोगों का जो एस्थेटिक है बहुत स्ट्रांग होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो किस तरह किस एंगल से एक चीज़ को हमें दिखा रहे होते हैं वो डिफरेंट होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वही लोग जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो दे लैग बिहाइंड इन मैनी प्लेसेस, इन मैनी थिंग्स। इसमें आपको मैं टिप्स बता दूं जो आपको बहुत एडवांस फोटोग्राफी की टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू एक्सप्लेन कि ये मीडियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रूल ऑफ थर्ड्स है जो आजकल हमारी शादी की फोटोग्राफीज में हो रहा है, ब्राइडल शावर्स की फोटोग्राफीज में हो रहा है, स्कूल्स में जो फोटोग्राफीज होती हैं उसमें हो रहा है। थर्ड रूल हमारे पास क्या है? थर्ड रूल में हमारे पास एक इमेज का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और उसकी डायमेंशंस को देखना इज कॉल्ड एज द थर्ड रूल। हॉरिजॉन्टल ये वाला, ये जो हमारा सीधा वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। एक फोन है इसका हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल ये है और हॉरिजॉन्टल ये है। एक फोटो का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को देखना आर द टू डिफरेंट थिंग्स, और उसको देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल्स फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज और डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास रूल ऑफ थर्ड आ जाता है। रूल ऑफ थर्ड के बाद पैटर्न एंड रेपिटेशन। पैटर्न जिस तरह मैंने आपको बताया हर चीज़ का एक पैटर्न है, उनके स्वेटर का, आपकी शर्ट का, मेरे स्वेटर का, इस वॉल का पैटर्न है, उसको रेपिटेशन में किस तरह ला सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट पैटर्न होते हैं। अब हम बाहर अगर चले जाएं, इसी बिल्डिंग से बाहर चले जाएं, हम बहुत सारे ट्रीज देखेंगे। अब सारे ट्रीज इक्वल नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनके पैटर्न्स डिफरेंट हैं। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि हम लोग कोई कटर लें और सबको इक्वल करने लग जाएं। ये आपकी साइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस पैटर्न को किस तरह मैनेज करना है फ्रेम के अंदर, और उसकी अगर रेपिटेशन भी हो रही है उस पैटर्न की, तो उसको किस तरह आर्टिस्टिक तरीके से आपने उसको लेके चलना है, अपनी फोटो में उसको एनहांस करना और एडवांस करना। और लास्ट चीज जो सिमेट्री, जिस तरह मैंने आपको बताई कि एवरीथिंग रिक्वायर्स अ बैलेंस। विदाउट बैलेंस वो बिल्कुल अनबैलेंस हो जाती है और फोटो की, आपकी वीडियो की कोई सेंस नहीं रहती और वो आपको मतलब खराब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
थर्ड चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी है। वो टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब लोगों हर इंडिविजुअल का जो है इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है। किसी को नेचर्स की पिक्चर लेने का शौक होता है। समवन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग पिक्चर्स ऑफ पीपल, समवन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, किसी को फूड फोटोग्राफी करने का शौक होता है। सबके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, तो आप उसको हम फोर्स करेंगे नहीं तो फूड की पिक्चर लो, दिस इज नॉट समथिंग जो हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि किस किस टाइप की फोटोग्राफी अभी मीडिया में और अभी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस तरह उसको लेके जा सकते हैं, किस तरह अपने इंटरेस्ट को एडवांस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इट इज पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का जो पोर्ट्रेट साइज है फ्रॉम फोरहेड टू द चिन इज द स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में जो हमारी है एक्चुअली आती है हमारी हेड से लेके फोर बॉडी तक का पार्ट आता है पोर्ट्रेट में। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट को थोड़ा सा डिटेल में चले जाएं तो पोर्ट्रेट आपका सिर्फ फेस आएगा, सिर्फ आपका ओवल, राउंड या रेक्टेंगुलर की जो भी शेप है, दैट इज कॉल्ड एज द पोर्ट्रेट साइज ऑफ द फोटोग्राफी की पोर्ट्रेट साइज होती है। पोर्ट्रेट्स आप कहाँ पे देख सकते हैं? पोर्ट्रेट्स आप वेडिंग फोटोग्राफी में देख सकते हैं। उसमें जिस तरह दूल्हा दुल्हन को बैठाया होता है, उनके सिर्फ फेसेस के लिए होती है पिक्चर, दुल्हन की ज़्यादातर फोकस होता है फेस के ऊपर, उसके मेकअप के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। इसमें फेस, आईज, नोज, चीक्स, आईब्रोज वगैरह प्रोमिनेंट होती हैं। तो इसमें आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बताते हैं। इसमें आपकी जो टाइप्स आ जाती हैं वो हमारे पास फैमिली फ़ोटोज़ आ जाती हैं, किसी इंडिविजुअल की फ़ोटोज़ आ जाती हैं, जिस तरह हमारी बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, उनकी फ़ोटो जो इंडिविजुअल फ़ोटो होगा, पोर्ट्रेट होगा, वो आ जाती हैं। उसके बाद एंगेजमेंट और वेडिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया, उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि मीडियम जो है वो फोटोग्राफी वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फोटो जर्नलिज्म उसी में आ जाता है। फोटो जर्नलिज्म स्पेसिफिकली मैगजीन्स में लगता है, न्यूज़पेपर्स में लगता है, डिफरेंट एडिशंस में लगता है, कैटलॉग्स में लगता है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह आप मैगजीन्स खोलेंगे तो आपको वहाँ पे फैशन मॉडल्स नज़र आएंगी, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, कोई क्रीम्स होंगी, कोई लोशंस होंगे, उनके बारे में पता चलेगा। तो दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज फोटो जर्नलिज्म, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और उसके बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। दैट इज़ कॉल्ड एज फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म आजकल हमारे पास जिस तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर है, दैट इज़ फोटो जर्नलिज्म। बहुत सारे लोग हैं जो उसके बारे में कैप्शंस लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह भी हैं जो सिर्फ पिक्चर डालते हैं। दे वांट अदर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पिक्चर सेज एंड व्हाट द पिक्चर इज। थर्ड हमारे पास है, बहुत जो हमारे पास आजकल डिमांड में है, दैट इज़ फैशन फोटोग्राफी। फैशन फोटोग्राफी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके अंदर लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उसमें मेकअप है, उसमें कपड़े हैं, उसमें कुकिंग है, उसमें फैशन फोटोग्राफी में कुकिंग भी आ जाती है, क्योंकि आजकल जो कुकिंग के आइटम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करके, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके पिक्चर्स उसकी ली जाती हैं। फैशन फोटोग्राफी में हमारे पास क्लोथिंग आ जाती है, शूज़ आ जाते हैं, बैग्स आ जाते हैं, मेकअप आ जाता है, हेयर स्टाइल्स आ जाते हैं। वो स्पेसिफिकली फैशन फोटोग्राफी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इंटरेस्ट है इन चीज़ों के अंदर, जो इन चीज़ों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारी फ्यूचर में फर्दर इनमें एडवांसमेंट्स हो, उनको इन्हांस करें, तो वो लोग इस तरफ जा सकते हैं। और ये चीज़ इस टाइम पर कम से कम 40,000 to 50,000 पर फोटोशूट्स कॉस्ट करती है फैशन फोटोग्राफी में। इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे शुड डेफिनेटली गो इन दैट। और ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आउट ऑफ दीज ऑल दीज 7 टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इन है। उसके बाद है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी किस चीज़ की होती है? एथलीट्स की होती है, जो हमारे स्पीकर्स होते हैं उनकी होती है, जो स्पेशली हमारा जो बहुत ज़्यादा इन है आजकल IPL और PSL जो मैचेस हैं उनकी जो फोटोग्राफी होती है, दैट इज़ ऑल इन स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। इसके अंदर बहुत आपको
ऐसा बनना चाहिए जो ऐसी मोमेंट्स को कैप्चर करे, जिस तरह अब शाहिद अफरीदी का जो सिग्नेचर है वो ये है स्टाइल, जो खड़ा होता है आफ्टर 4 और 6। तो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए बहुत हमें एक ऑब्जर्वेंट और फास्ट बंदा चाहिए जो उस चीज़ को फौरन कवर करे। बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी दैट आफ्टर अ सेंचुरी और आफ्टर पाकिस्तान हैज़ वन द मैच, ऑल द क्रिकेटर्स वहाँ पे इस सजदे में बैठे होते हैं ऑन द ग्राउंड। दैट इज़ कॉल्ड एज स्पोर्ट्स फोटोग्राफी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को दूसरों तक पहुँचाने के लिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको पैशन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का पैशन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए होती है स्पोर्ट्स की, बिकॉज सब मोमेंट्स जो वहाँ पर स्टेडियम में या ग्राउंड में हो रही होती हैं इंपॉर्टेंट नहीं होती। बहुत सारी इस तरह की होती हैं जिनको आप इग्नोर वर्दी होती है, जिनको आप इग्नोर करते हैं, जिनको आप नोटिस नहीं करते। लेकिन बहुत सारी इस तरह की भी होती हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिनको आपको कैप्चर करना पड़ता है फॉर द अदर पीपल टू सी एंड टू ऑब्जर्व। फिफ्थ हमारे पास आ जाती है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी मैं ऐसे कह सकती हूँ कि स्टिल लाइफ फोटोग्राफी किसी चीज़ की भी हो सकती है। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी ज़्यादातर होती है इंडिविजुअल्स की, इंसानों की होती है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। जिस तरह आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में कि एक इंसान, कोई भी बंदा या लड़की किसी भी पोजीशन में, पोस्चर में बैठी होती है, लोग वहाँ पे उसकी पेंटिंग बना रहे होते हैं। सेम इज द केस इन फोटोग्राफी। वो बंदा वहाँ पे बैठ जाता है और लोगों के पास पेंट ब्रशेस नहीं होते लेकिन कैमराज होते हैं। दे ट्राई टू स्टिल लाइफ, जिस तरह हम कह सकते हैं कि स्टिल लाइफ में कि लाइफ हमारे पास स्टिल है, वो मोमेंट्स वो हम पे फ्रीज हो चुके हैं हमें, और वो दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसने उस चीज़ को किस तरह कैप्चर करना है, किस तरह उसकी शेप को लेके आना है। कोई बंदा अगर आप बैठी हुई हैं, जिस तरह मैं आपकी पिक्चर, आपको 3-4 फोटोग्राफर्स आपके इर्द गिर्द खड़े कर दूँ तो जो यहाँ खड़ा है उसका पोस्चर डिफरेंट है, जो यहाँ खड़ा है फ्रंट पे उसकी डिफरेंट एंगल होगा, जो आपके उस साइड पे खड़ा होगा उसका डिफरेंट एंगल होगा। तो इस चीज़ को सबको कवर करता है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी जिस तरह आपको नाम से पता चल रहा है कि पर्सन इज स्टिल और अ थिंग इज स्टिल, दिस एलसीडी इज स्टिल, यू हैव टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ दिस थिंग। ये बहुत ज़्यादा हमारे पास आजकल स्टिल लाइफ फोटोग्राफी किसमें होती है, जो ज़्यादातर फैशन मॉडल्स होती हैं जिन्होंने कपड़ों को डिस्प्ले करना होता है, जिनके, जिस तरह हम कह सकते हैं कि जिन्होंने शूज़ को डिस्प्ले करना होता है। शूज़ आपको वीडियोस में ही चलते हुए नजर आएंगे किसी के पाँव या इस तरह, लेकिन स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में आपको स्पेसिफिक किस्म की हील्स या फिर शूज़ या फिर स्नीकर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टिल लाइफ होती है। ज़्यादातर ये मॉडल्स पे आजकल हो रहा है। जिस तरह आप देखेंगे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं, ब्लैक एंड वाइट स्टिल लाइफ फोटोग्राफी मॉडल्स की, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस। हमारे पास 6 जो है एडिटोरियल एडिशनल फोटोग्राफी। एडिशनल फोटोग्राफी ये सारी फोटोग्राफी है जो हमारी बुक्स के अंदर आती है। हम लोगों ने देखी है कि हमारे पास बचपन से ही जो हमारी प्ले ग्रुप से लेके 10th क्लास की बुक्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। इन पिक्चर्स को भी कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर ज़रूरी होता है। हम लोग अप्रोप्रिएट पिक्चर्स को बुक्स के अंदर डाल सकते हैं, हम किसी इनअप्रोप्रिएट पिक्चर को बुक के अंदर नहीं डाल सकते, बिकॉज वो स्कूल्स में जानी होती हैं, वो कॉलेजेस में जानी होती हैं। तो एडिशनल फोटोग्राफी वो होती है जो बुक्स के लिए होती है, स्पेसिफिकली नॉवेल्स के लिए होती है, स्पेसिफिकली मैगजीन्स के लिए होती है, जो ज़्यादातर चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए और चीज़ों को पोर्ट्रे करने के लिए डिफरेंट तरीके से यूज़ होती है। उसके बाद आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी। आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल। इसके ऊपर 60 to 70,000 पर शूट आपको मिल सकता है, क्योंकि आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक चीज़ों की होती है। जैसे आप देख लेते हैं लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद है, दैट इज़ अ हिस्टोरिक प्लेस जो बहुत पुरानी है। जहांगीर का मकबरा है, दैट इज़ बहुत पुरानी जगह है। तो वहाँ पर जितने भी आर्किटेक्चरल हैं, लोग चले जाते हैं इंडिया फॉर ताजमहल। ताजमहल एक हिस्टोरिक जगह है, उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा, जो लोग बिल्डिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो लोगों को बिल्डिंग्स बहुत पसंद होती हैं, वो लोग आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी की तरफ जाएं। दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड जो आपको बाद में एक्सपोजर करके पता चलेगा, रिसर्च करके पता चलेगा। लेकिन यू हैव टू थिंक ऑफ द कैटेगरी जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसके साथ साथ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, लेकिन आई कैन टेल यू दैट
डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी भी होती है। ये टाइप है फोटोग्राफी की, लेकिन ये आ जाती है कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर। आपका मैं बताऊँ कि कमर्शियल फोटोग्राफी क्या होती है, कि जिस तरह अब हमारे पास क्रीम्स हैं डिफरेंट, जिस तरह फायजा ब्यूटी क्रीम है, या हमारे पास फेयर एंड लवली क्रीम है, या फिर हमारे पास जॉनसन्स का लोशन है। इन सारी चीज़ों को मेकअप प्रोडक्ट्स, ईटिंग प्रोडक्ट्स और अप्लाइंग प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर। जब एक एक चीज़ को रख के उनकी पिक्चर्स ली जाती हैं, कोई पैंटीन की शैम्पू की बॉटल है उसको रख के उसकी फोटोग्राफी की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल फोटोग्राफी। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में भी आ जाती है। डॉक्यूमेंट्री होती है जब आप किसी चीज़ के बारे में, अभी अब हम बेनज़ीर भुट्टो की अगर डॉक्यूमेंट्री देखें तो उसके अंदर उनकी लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है, उसके अंदर रिसर्च की गई है, उनकी छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों को एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, लोगों से पूछा गया है। कमर्शियल फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी आजकल इंडल्ज हो गई हैं एक दूसरे के साथ, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि दीज आर ऑल वन टाइप ऑफ फोटोग्राफी बट दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स, बिकॉज ऑफ द एनहांसमेंट्स ऑफ द एरा। तो ये चीज़ है। आप प्लीज़ वेबसाइट्स लिख लें जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छी एंगल्स से और बहुत अच्छी पिक्चर्स मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी आपके हाथ को सेट करने के लिए, कैमरा के ऊपर आपके एंगल्स को परफेक्ट करने के लिए। इट्स Pinterest.com। Pinterest.com पे आप जाएं और वहाँ पर देखिए, अगर आप वहाँ पे अगर पेंसिल ही लिखते हैं ना कि पेंसिल, तो वहाँ पर आपको पेंसिल्स के 48 एंगल्स मिल सकते हैं कि एक पेंसिल की पिक्चर्स किस तरह। अब इंसान कहेगा कि पिक्चर पेंसिल की कोई पिक्चर क्यों लेगा, लेकिन पेंसिल ऑल्सो कम्स इन कमर्शियल फोटोग्राफी। किसी ने अपनी पेंसिल को सेल करना है तो वो उसका पूरा फोटो शूट करता है, एंड देर हाईली पेड इन दिस एरा, देर हाईली पेड आजकल के टाइम में। तो एक पेंसिल के भी आपको वो 48 एंगल्स बता देगा कि एक पेंसिल को किस तरह ले सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन है, आप वहाँ पे मोबाइल फ़ोन लिखेंगे Pinterest.com पे, तो आपको वो मोबाइल के 50 तरीके बता देगा पिक्चर लेने के। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, द पीपल हु वांट टू प्रोसीड इट एज अ प्रोफेशन, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू देम। अब बेसिक पार्ट्स ऑफ कैमरा। अब आपको पता है कि फोटोग्राफी बहुत सारे लोग इंटरेस्ट से करते हैं फ़ोन से, लेकिन जिन्होंने इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है, अपना करियर इसको बनाना है और इसके साथ प्रॉपर अर्निंग्स करनी स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक DSLR होना ज़रूरी हो। अपनी आप जो फोटोग्राफी के स्टार्टर हैं, बिगिनर्स हैं बिल्कुल, वो अपने फ़ोन से फोटोग्राफी करना शुरू करें, अपने फ़ोन से एडिट करना पिक्चर्स को शुरू करें, अपना जो आपका जो विजन है उसको क्लियर करने के लिए चीज़ों की फोटोग्राफी करें, बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर। लेकिन जब आप इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाएंगे, यू विल डेफिनेटली नीड अ कैमरा, यू डेफिनेटली नीड अ कैनन और निकॉन कैमरा, जो भी एक रेगुलर कैमरा भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले जो मैं आपको बेसिक पार्ट्स है कैमरा के वो बता दूं। बहुत सारे लोगों के पास कैमरा होगा और बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होगा, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो जब आपके हाथ में कैमरा आएगा, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो हमारे पास सबसे डेलिकेट जो पार्ट होता है कैमरे का, वो ये है व्यू फाइंडर। ये लेंस है, ये लेंस मैंने उतार दिया, ये बॉडी है कैमरे की। कैमरे का ये जो ट्रायंगुलर है हिस्सा, सॉरी स्क्वायरिश हिस्सा है, इसको हम कहते हैं व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डेलिकेट है, अगर ये गिर जाएगा और इसका व्यू फाइंडर खराब हो जाएगा तो आपका कैमरा बेकार है। तो उसके लिए आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। व्यू फाइंडर क्या करता है, अब मैंने ये कैमरा यहाँ पे प्लेस किया है, व्यू फाइंडर का ये काम है कि उसने फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर। अगर मैं इस बेबी की पिक्चर लेना चाहती हूँ, व्यू फाइंडर ये काम करेगा और इस बेबी की पिक्चर लेगा। व्यू फाइंडर ने करना क्या है, हमारी चीज़ों को फोकस करना है जिनकी हम पिक्चर लेना चाह रहे हैं, जिनको हमें पिक्चर लेकर दूसरों को बताना चाह रहे हैं। व्यू फाइंडर जो है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है पेंटाप्रिज्म। पेंटाप्रिज्म जो है वो हमारे पास, यहाँ पे शायद आपको एक ग्लास नजर आए, या प्लीज रोटेट करके सबको दिखा दें। यहाँ पे आपको एक ग्लास नजर आएगा अंदर, प्रिज्म टाइप, इसको पेंटाप्रिज्म कहते हैं और ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस्ड होता है। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर क्यों प्लेस्ड होता है, क्योंकि इसके ऊपर हेल्प होती है
जो भी पिक्चर्स ले रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि ये लाइट को कैप्चर करने में, लाइट के ऊपर फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये प्रिज्म की तरह होता है। प्रिज्म से जैसे आपको पता है, प्रिज्म एक लाइट उसके अंदर जाती है तो हमारी वाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स को ये इन्हांस करती है, इसके ऊपर लाइट इफेक्ट होती है, और ये हमारी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर या ऊपर हमारी आई के एलिमेंट के ऊपर हमें पिक्चर लेके आती है हमें दिखाने के लिए। फिर उसके बाद फोकसिंग स्क्रीन है। फोकसिंग स्क्रीन हमारे पास ये आ जाएगी या ये आ जाएगी। फोकसिंग स्क्रीन ये है कि अगर मैं कैमरा को अपनी तरफ रखती हूँ तो आपके ऊपर यहाँ पर मैं आपको अभी हमारे पास कैमरा नहीं लगा हुआ, सॉरी लेंस नहीं लगा हुआ, तो हमारी स्क्रीन ब्लर आएगी, हमारी स्क्रीन ऐसे आएगी। तो ये हमारे पास फोकसिंग स्क्रीन है। फोकसिंग स्क्रीन आपके पास दो हैं, आपके पास दो मोड्स होते हैं कैमरा के अंदर। आप या तो इसको अपनी आई के ऊपर रख के फोकस कर सकते हैं, दिस इज वेयर यू पुट योर आई टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू टेक पिक्चर्स ऑफ। और ये हमारी दूसरी स्क्रीन है जिसको ऊपर आप व्यू कर सकते हैं। ज़्यादातर ये वाली स्क्रीन यूज होती है कैमरे के अंदर बिकॉज इट इज़ विजिबल, लोगों के लिए इजी हो जाता है फोटोज बनाना। लेकिन जो बहुत डेप्थ में फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जो बहुत माइनर चीज़ों को भी फोकस में लेना चाहते हैं, वो इस मोड को चेंज कर लेते हैं। अभी मैं आपको मोड्स के बारे में भी बताऊंगी एक्सप्लेन करके। व्हेन आई पुट ऑन द लेंस तो यहाँ पे मेन्यू सारा खुल जाएगा ना। फिफ्थ थिंग जो आ जाती है हमारे पास डिजिटल सेंसर। डिजिटल सेंसर आपको वो नजर नहीं आएगा, लेकिन इस फोटो प्रिज्म के पीछे, ये फोटो प्रिज्म के पीछे हमारे पास डिजिटल सेंसर होता है। डिजिटल सेंसर क्या करता है, अब ये आप ये एक्सक्यूज मी, ये आप थोड़ा सा ऊपर करके ऑब्जर्व करें इसको, डिजिटल सेंसर को और फिर नीचे करके चलो। डिजिटल सेंसर पीछे से लगा हुआ है, इट्स स्पीकर टाइप, जिस तरह स्पीकर के ऊपर हल्का सा कपड़ा होता है उसी तरह हमारे पास डिजिटल सेंसर आ जाता है। डिजिटल सेंसर का भी ये काम होता है कैमरा के अंदर कि वो स्क्रीन को, कि वो हमारी पिक्चर को विविड करे, हमारे जो स्पेक्टिकल है एक इमेज का उसको क्लियर करे। हमारे डिजिटल सेंसर का ये काम होता है। लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, अब हमारे पास अगर हम लोग दिन में बाहर चले जाएं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा लाइट की, तो इस सेंसर, ये जो डिजिटल सेंसर है इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वो पिक्चर को उसी के अकॉर्डिंग लेके आएगा। जब हम अंधेरे में चले जाते हैं तो अंधेरे में आप देखेंगे डिजिटल सेंसर करेगा, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा मेन्यू पे कि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यू हैव टू टर्न ऑन योर लाइट, या आपने फ्लैश अपना ऑन करना है। और 6 हमारे पास आ जाता है शटर होता है। शटर कैमरे एक्चुअली लेंस के अंदर होता है, ये आपको शटर जो आपको होता है लेंस के अंदर मौजूद होता है। जब आपका लेंस अटैच होता है आपके कैमरे की बॉडी से तो आपका शटर काम करना शुरू हो जाता है। इट्स ओपेक, ओपेक ये होता है जो आपका ट्रांसपेरेंट भी ना हो और ट्रांसलूसेंट टाइप होता है, जो आपको नजर आएगा। मैं आपको अभी अटैच करके दिखाऊंगी इसके साथ इसकी बॉडी को। ये जो है आप इसको मूव करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। इससे आपकी शटर का जो लेंस है वो चेंज होगा, इससे आपको फोकसिंग जो है वो शटर का चेंज होगा, शटर की स्पीड चेंज होगी कि कितनी फ्रीक्वेंटली और कितने जल्दी में स्पीडीली आप एक चीज़ को कैप्चर करना चाह रहे हैं या एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और 6 हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले। डिस्प्ले वही है जो हमारे पास यहाँ पे आता है स्क्रीन के ऊपर। जब हम एक पिक्चर ले लेते हैं, मैं आपको पिक्चर लेके बताती हूँ। ये अब हमारा डिस्प्ले है, ये हमारा डिस्प्ले है। दैट इज द 7th पॉइंट कि किस तरह हमारे सारी चीज़ों ने वर्क किया, हमारे फोटोप्लाज्म ने, हमारे व्यू फाइंडर ने, और ये हमारा डिस्प्ले लेके आया। इसके कलर्स देखिए, इसके विब्रेंट। अब यहाँ पे लाइट नहीं थी जिसका मैं आपको बता रही हूँ, ये डिजिटल सेंसर ने इसके फ्लैश को ओपन किया कि यहाँ पे लाइट नहीं है, सो यू नीड अ फ्लैश फॉर योर पिक्चर। तो दिस इज व्हाट द कैमरास के बेसिक जो पार्ट है हमारे पास वही होते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बैटरीज हैं इसकी, जी बैटरीज होती हैं, ये नीचे पार्ट है, हम इसको पुश करते हैं और देयर आर बैटरीज। बैटरीज हम यहाँ से डालते हैं, बैटरी का चार्जर होता है। उसके बाद ऑटो फोकस होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास,
पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास अटैच करने के लिए जब भी फोटोग्राफर्स होते हैं वो फ्री हैंडेड जाते हैं, उनके पास इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, दे जस्ट पुट दिस स्ट्रैप अराउंड देयर नेक या पुट दिस स्ट्रैप अराउंड देयर बॉडी, तो हमारा कैमरा यहाँ पे हैंग हो जाता है, कैमरा इधर उधर नहीं होता, गिरता नहीं है, टूटता नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग, क्योंकि इसकी एक भी चीज़ खराब हो जाए तो यू आर यूजलेस, द कैमरा इज यूजलेस. सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट. उसके बाद जूम एलिमेंट है, मैंने आपको बता दिया, दिस इज द जूम एलिमेंट. यहाँ से आप फोकस कर सकते हैं. ये जूम एलिमेंट है, यहाँ से देखिए आप फोकस हो रहा है, जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है. यहाँ से आप जूम इन भी कर सकते हैं और आराम से जूम आउट भी कर सकते हैं. किसी चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है तो उसको आप जूम इन कर लें, और जिसके ऊपर नहीं फोकस करना उसको जूम आउट कर लें. ये बहुत इजी टेक्निक है, बजाय कि आपको मेन्यू खोलना पड़े और उसको ऑब्जर्व करना पड़े डिफरेंटली, तो आप उसको यहाँ से लेंस से उसको चेंज करके आप अपना जूम आउट और जूम इन क्लियर कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास फ्लैक्स एंड रिलाई. फ्लैक्स एंड रिलाई के अंदर आपकी जो हमारे रिफ्लेक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शंस इस तरह मैटर करते हैं. अंदर हमारे जो कैमरा, मैंने आपको जिस तरह बताया, यहाँ पे फोटोप्लाज्म लगा हुआ है, अंदर वाली साइड में मैंने आपको ऑब्जर्व करवाया कि फोटोप्लाज्म है. जब हम लेंस को टेक ऑफ करते हैं कैमरा से, तो वहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्स एंड रिलाई का भी ऑप्शन आता है हमारे पास, जिसके अंदर जो कैमरा है स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट्स ओन. इट इज काइंड ऑफ ऑटो मोड. ऑटो मोड में क्या होता है कि कैमरे को पता होता है कि अगर यहाँ पर इस रूम में लाइट कम है तो हम डेफिनेटली इस कैमरा को, जिस तरह भी मैंने पिक्चर ली, तो कैमरा को सेंसर ने बताया कि यू हैव टू मतलब इसको आप खोल दें फ्लैश लाइट को, तो तभी आपकी पिक्चर बेहतर आ सकती है. इट वुड बी बेटर अगर आप कैमरा को खोल दें. मैंने सेटिंग्स नहीं की थी, मेरा कैमरा ऑटो पर है, तो ऑटो में वो खुद ही ऑब्जर्व करके आपको बता देता है कि आपकी लाइट में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कि रूम में लाइट नहीं है या है. अगर आपका फोकस किसी और चीज़ के ऊपर आ रहा है तो आपको फौरन यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू हैव टू मूव क्लोजर और यू हैव टू कम फार्दर. उसके बाद जी हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसिडर लेंथ. कंसिडर लेंस इस तरह होते हैं कि डिफरेंट कैमरास की बॉडीज होती हैं. जिस तरह अब ये हमारे पास कैमरा है, ये कैमरे की बॉडी है और ये कैमरे का लेंस है, तो दीज लेंस हैव टाइप्स. अब ये वाला जो लेंस है वो 50 mm का लेंस है हमारे पास. इस तरह के बहुत 1.5 mm के लेंस भी होते हैं हमारे पास. 50 mm का लेंस जो हमारे पास आता है, दैट इज वेरी, जिसे कह सकते हैं बेसिक बिगिनर के लिए बहुत इसे हम कह सकते हैं ज़रूरी है. बिगिनर्स जो है वो 50 mm के लेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कैमरास के लेंस है. अब इसका लेंस इसके साइज से बड़ा है, तो दैट वुड बी डिफरेंट. वो डिफरेंट व्यूअर दिखाएगा पिक्चर और ये डिफरेंट दिखाएगा. लेकिन फॉर अ बेसिक लेवल, फॉर अ पर्सन हु इज जस्ट बिगिनर, हु इज फोटोग्राफी में जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपनी बॉडी बाय करे किसी भी कैमरे की और उसके ऊपर लेंस चेंज कर दे. अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है लेंस कैमरे की, तो आपका लेंस कोई भी लग सकता है. आपका वाइल्ड लाइफ लेंस भी लग सकता है. वाइल्ड लाइफ लेंस जो होता है वो हमारे पास आ जाता है 2.0 से ज़्यादा, 2.0 से लेके 3.9 तक की रेंज में होता है. एंड दैट इज़ अ कंसिडरेबली बड़ा लेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा. उसके अंदर ये है कि ऑप्शंस भी हमारे पास ज़्यादा होती हैं, जूम करने की, फोकस करने की, सब ऑप्शंस डिफरेंट होती हैं उसके अंदर. लेकिन वो ज़्यादा जो हम देखते थे वाइल्ड लाइफ को कवर करने के लिए होता है, शादियों पर कवर करने के लिए होता है. और बहुत ज़्यादा अब हम देखेंगे कि छोटी छोटी एंड्स होती हैं, उनकी वीडियोस और पिक्चर्स कितनी क्लियर आ जाती हैं. वो उन लेंस की वजह से होती हैं. वो उन लेंस का कमाल होता है जो हमारा कैमरा कर रहा होता है, जो हमारे कैमरे के साथ अटैच होती है. तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली आई वुड रिकमेंड कि आप कैनन के कैमराज यूज़ करें. कैनन के कैमराज और बिगिनर लेवल का कैमरा है बिल्कुल. ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट कैमरा था जो आई स्टार्टेड यूजिंग फॉर फोटोग्राफी. इसके बाद आई हैव टेकन 2 उसी अर्निंग से जो आई हैव अर्न फॉर दिस कैमरा. तो दिस इज द EOS Rebel T5 कैमरा. ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कॉमन कैमरा है जो लोग आराम से बाय कर सकते हैं. इसकी रेंज 20 to 25,000 है विद लेंस. तो दैट वुड नॉट बी आई गेस एक्सपेंसिव. जो इससे ज़्यादा एडवांस कैमराज आ चुके हुए हैं
वो 50 to 60 to 70 की 1 लाख तक की रेंज में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है, अपना हाथ सेट करना है फोटोग्राफी पर, अपने आप को प्रोफेशनली इस फील्ड में लेके आने से पहले अपने हाथ को एक ऑर्डिनरी कैमरे के ऊपर फिक्स कर लें, दैट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू। उसके बाद टाइप ऑफ लेंस भी होते हैं। अब हमारे पास टाइप ऑफ लेंस में क्या आ जाती है, सबसे पहले हमारी फोकल लेंथ आ जाती है। फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, अब वो फोटोग्राफर वहाँ पर खड़े हैं और वहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है और जो कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बहुत ज़रूरी है लेंस के अंदर। लेंस के अंदर ये इन बिल्ट होता है फोकल लेंथ, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना पड़ता, आपकी उसकी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती, फोकल लेंथ इसके अंदर सेट है। पहले मैं आपको मेरे ख्याल से कैमरास के बारे में बता देती हूँ, फिर लेंस पे आती हूँ, क्योंकि आपके कैमरास जो है वो बेसिक चीज़ है। उसके बाद कैमरा के अंदर लेंस की बात करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है DSLR कैमरा। अभी जो उनके पास है, जो मेरे पास है, दीज आर DSLR कैमरास। DSLR कैमरास मीन डिजिटल सिंपल लेंस रिफ्लेक्स। डिजिटल सिंपल लेंस रिफ्लेक्स के अंदर इसके ऊपर सिंपल रिफ्लेक्स कैमरा है और DSLRs बहुत आजकल यूज हो रहे हैं, तो DSLR एक कैमरे की काइंड है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मिररलेस कैमरास। मिररलेस कैमरास के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, रिमूविंग व्यू फाइंडर। बहुत सारे कैमरास इस तरह के एडवांस आ चुके हैं जिसके अंदर व्यू फाइंडर नहीं है, उसके अंदर ऑटोमेटिक मॉडर्न कैमरास के अंदर जो आई वुड हैव शोन यू, लेकिन मैं अपना दूसरा कैमरा लेके नहीं आई, उसके अंदर व्यू फाइंडर नहीं है। उसके अंदर सिर्फ आप लेंस को अटैच करते हैं। लेंस जब आप अटैच कर देते हैं तो उसका ऑटोमेटिक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो चीज़ों को परसीव आराम से कर लेता है। तो उसके अंदर वो मिररलेस कैमरा है। दिस इज मिरर कैमरा एंड दैट इज द अदर काइंड इज मिररलेस कैमरा। उसके अंदर हमारे पास याद रखिएगा कि व्यूअर नहीं होता, व्यू फाइंडर सॉरी नहीं होता, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैमरा और ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैमरा है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है ब्रिज कैमरास। ब्रिज कैमरास जो हमारे पास होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते, एक्चुअली सब शेप्स और सब साइज और सब लेंस एक तरह के ही नजर आएंगे। आप कहेंगे, अगर आप देखेंगे इन कैमरास को, आप कहेंगे इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है इनकी सेटिंग में, इनके सिस्टम्स में, इनके अंदर जो मेन्यूज आते हैं उनमें डिफरेंस है। ब्रिज कैमरास जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो शूटिंग पॉइंट्स होते हैं उनको आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ता। शूटिंग पॉइंट्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होते हैं, क्योंकि ये एडवांसमेंट्स होती जा रही है कैमरे के अंदर। हो सकता है आज भी कोई कैमरा लॉन्च हुआ है, दैट इज वी आर अनअवेयर ऑफ दैट, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से जो आज से 3 से 4 साल बाद भी यूज होगा, वो वाला कैमरा बहुत एडवांस्ड है। ब्रिज कैमरास उसमें यूज होते हैं। ब्रिज कैमरास बेसिकली यूज होते हैं जब फोटोग्राफी हो रही है शादियों की, क्योंकि आजकल और पहले भी फोटोग्राफी एक्चुअली स्टार्ट ही बेसिस हुआ था शादियों से स्टार्ट होता था। देयर वर वेडिंग्स, देयर वर एंगेजमेंट्स, निकाह सेरेमनीज होती थी, उसके अंदर कैमरास को यूज़ किया जाता था। तो ब्रिज कैमरास उस वक्त बहुत यूज़ होते थे और अभी बहुत यूज़ होते हैं ब्रिज कैमरास। उसके अंदर आपको उसके अंदर बिल्कुल भी आपको फोकल लेंथ की या शटर की या फिर iOS की सेटिंग्स करना लाजमी नहीं होती। उसके अंदर इन बिल्ट है सब कुछ, विद द लेंस, विदाउट द लेंस, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट विच इज इन द ब्रिज कैमरास। मीडियम फॉर्मेट कैमरास अब स्पेशली यूज होते हैं वीडियोस के लिए। जिस तरह आप देखते हैं शादियों में वीडियोस भी बन रही होती है, साथ साथ उसके ऊपर इतना बड़ा फ्लैश होता है, ऑफ दिस साइज फ्लैश लगा होता है उन कैमरास के ऊपर, उनको हम मीडियम फॉर्मेट कैमरास कहते हैं। उनकी 120 mm तक की जो होती है वीडियोस बनाने की, उसके अंदर क्वालिटी होती है। 120 mm इज फिल्म के लिए 120 mm एक बहुत क्लियर व्यू है जो किसी को मिल सकता है, और ये लेटेस्ट है। 120 mm से मेरे ख्याल से ज़्यादा अभी तक कोई भी मीडियम फॉर्मेट कैमरा के अलावा कोई कैमरा नहीं देता वीडियोस के लिए। ये कैमरा सिर्फ फोटोग्राफी के लिए है, वीडियोस के लिए स्पेशलाइज्ड कैमरास होते हैं जो डिफरेंट होते हैं इनसे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है फिल्म कैमरा। फिल्म कैमरा भी वही काम करता है। फिल्म कैमरा एक्चुअली हमारे पास होता था जो पुराने ज़माने में, जो 90s और 80s में जो कैमरास चलते थे हमारे पास, बड़े बड़े वीडियो कैमरास होते थे, वो कैमरा को फिल्म कैमरा कहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कैमरा, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और लोग अब एडवांसमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो वो ऐसे इस पर्सपेक्टिव से चीज़ को लेते हैं कि मैंने एक कैमरा लिया कि मेरे वीडियोग्राफी में भी काम आए, मेरी फोटोज़ में भी काम आए। तो वो फिल्म कैमरा स्पेसिफिकली होते ही वीडियोस के लिए थे। किसी भी ट्रैवल वीडियोस बनानी हो, कोई भी होम कुकिंग वीडियोस बनानी हो, कोई भी इंस्टाग्राम वीडियोस बनानी हो। इंस्टाग्राम तो अब आया, लेकिन वो एक पुराने कॉन्सेप्ट की बात है जब फिल्म कैमरास यूज होते थे।
तो फिल्म कैमराज में जिस तरह आपको याद होगा रील्स डलती थी, पूरी पूरी रील्स आती थी, फिर लोग उसको रोशनी की तरफ करके देखते थे, दैट इज वाज द फिल्म कैमरा। जो लोगों की शादियों में भी, क्योंकि ज़्यादातर ओकेजन्स यही होते थे पिछले ज़माने में, शादियाँ हो गई, किसी का निकाह हो गया, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इमेंसली यूज़ होते थे। उसके बाद हमारे पास है इंस्टेंट प्रैक्टिकल कैमरा। इंस्टेंट प्रैक्टिकल कैमरा पर आपने देखा होगा एक कैमरा होता है जिसके अंदर आप पिक्चर लेते हैं, वो फौरन ही बाहर आ जाती है पिक्चर एक पेपर की फॉर्म में, दैट इज इंस्टेंट। इसको पोलराइड कैमरा भी कहते हैं। पोलराइड कैमरास बहुत ज़्यादा इन है आजकल। पुराने ज़माने में, आज से कोई 20-30 साल पहले पोलराइड कैमरास बहुत इन थे, टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस और कूल चीज़ होती थी, लेकिन अब भी इसको लोग यूज़ करते हैं। पोलराइड कैमरा से इनकी स्पेशल रील चलती है, स्पेशल फ़ोटो चलती है, जो आपके उसकी शटर और उसके लाइट फोकसिंग इतना स्ट्रांग होता है कि वो पिक्चर को कैप्चर करके फ़ौरन ही आपके वो हाथ में दे देता है, इन द फॉर्म ऑफ अ फोटो, इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल साइन कैमरास। डिजिटल साइन कैमरास भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसकी एडवांस फॉर्म होती है, इससे साइज में थोड़े बड़े होते हैं और वो यूज़ होते हैं प्रोफेशनली। वो बहुत प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि लोग स्काई डाइविंग करते हैं, स्काई डाइविंग के अंदर वो वाले कैमरास यूज़ होते हैं, जिनके अंदर, क्योंकि एक पॉइंट होता है कैमरास भी जाकर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं कि ऊपर इनके जाके ये वर्किंग करना बंद हो जाते हैं। आई वेंट टू हुंजा एंड दिस स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज ऑफ द वहाँ पे जी टेम्परेचर की वजह से। तो वहाँ पर जो है हमारे पास डिजिटल सिंक कैमरास जो होते हैं वो यूज़ होते हैं वहाँ पे, उनको